नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट के बारे में और जानेंगे कि चाइना और ताइवान का इतिहास क्या रहा है और अभी रिसेंट जो विजिट हुआ है नैन्सी पेलोसी का, जिसकी वजह से उस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है और चाइना लगातार एग्रेशन दिखा रहा है ताइवान पे। अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो ताइवान अपने आप को किस तरह से बचा सकता है, और अगर ताइवान पे अटैक होती है तो दुनिया को क्या प्रॉब्लम्स होती है, ताइवान अगर फॉल होता है और चाइना कब्जे में जाता है तो दुनिया को क्या ऐसे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें तो 1894-95 में जो जापान से हार गया था युद्ध, जो उस समय की किंग डेस्टिनी थी, चाइना में किंग डेस्टिनी थी 1894-95 के बीच में, और साइनो जापानीज वार जो हारा था चाइना। उसके बाद इस आइलैंड पे, ताइवान आइलैंड पे टोटल जापानीज का कंट्रोल था। बट समहाउ इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जापान वर्ल्ड वार में हार गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में, और वो पूरा जो ताइवान का आइलैंड था वापस चाइना को देना पड़ा। तो जो किंग डेस्टिनी हारी थी 1894-95 में, उसके बाद आगे चल करके 1911 और 12 के करीब में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उन्होंने किंग डेस्टिनी को, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी थी वहाँ पे, उन्होंने किंग डेस्टिनी को हटा दिया और तब से रिपब्लिक ऑफ चाइना चल रही थी चाइना में। बट वहाँ पे चाइना में दो पार्टियां मेन थी, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट थे, और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो डेमोक्रेटिक में बिलीव करते थे, डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। तो इन दोनों में लगातार कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। बट समहाउ फ्रॉम 1911 से लेके 1912 से लेके और करीब 1945 तक रूल चलता, 1949 तक मैं बोलूँगा रूल चलता रहा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। बट इन दोनों के बीच में इतना नरसंहार हुआ जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ चाइना हार गई पार्टी, और उसको अपना पूरा जो बेस था, उसका लोगों का बेस ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल, उसमें बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स, जो भी ऐसे थे जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, वो कुमिंगतांग पार्टी जो हुआ करती थी चिंग काई शेक के नेतृत्व में, वो लोग आ गए इस आइलैंड पे, ताइवान आइलैंड पे और आसपास के आइलैंड पे, और उन्होंने अपना कब्जा करके और सॉवरेनिटी को प्रूव किया। चाइना ने बहुत बार उनको उस टाइम पे सबवर्ट करने की कोशिश की, बट वो हार भी गया युद्ध में। तब से ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। एक को बोलते हैं पीपल, जो मेनलैंड चाइना है उसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान है और उसके पास आसपास आइलैंड है, इन सबको उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चिंग काई शेक के नेतृत्व में वो उसकी स्थापना हुई। तब से ये जो छोटा ताइवान है, अभी छोटा चाइना है, ये अपने आप को चाइना का, पूरे चाइना का, मेनलैंड चाइना का और कंप्लीट चाइना का खुद को ओनर बोलता है, खुद को हकदार बोलता है, और मेनलैंड चाइना ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश करता है और खुद को ओनर बोलता है। ये एक आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट है, पार्टी कन्फ्लिक्ट है। एक कम्युनिस्ट पार्टी है और एक जो ताइवान में है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये इन दोनों में खींचतान चलती रही। बट मेन मुद्दा है कि अभी प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो नैन्सी पेलोसी, जो ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड लेवल की पावरफुल पोजीशन रखते हैं यूएस में, वो अभी उन्होंने रिसेंट विजिट किया था ताइवान का, जिसकी वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है। क्योंकि ये हमेशा चाइना की एक रही है कि वो पूरी दुनिया को बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करो। वो हमेशा इसलिए हर कंट्री को बोलता है कि अगर ताइवान से आपके रिलेशन रहेंगे तो आपके रिलेशन, वो चाइना उससे रिलेशन और ट्रेड सारे बंद कर देता है। ये चीज़ के लिए अमेरिका ने ऑन प्रिंसिपल वन चाइना पॉलिसी को स्पॉन्सर किया है और माना है, बट इन प्रैक्टिकल वो कभी मानता नहीं वन चाइना पॉलिसी में। इवन कि नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेकर के चाइना ने डायरेक्ट थ्रेट भी दिए थे कि वो प्लेन को इंटरसेप्ट करेगा और प्लेन को शूट भी कर सकता है, और बहुत सारे उन्होंने थ्रेट दिए थे चाइना ने। बट अमेरिका तो अमेरिका है, लाइक अगर इवन कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन नहीं चाहता था विजिट करना नैन्सी पेलोसी को, फिर भी नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया। और विजिट जैसे नैन्सी पेलोसी ने C-47 जो विमान में आई थी, अमेरिकन एयरफोर्स की विमान थी, वो तो आए थे फिलीपींस ही से, बट वो गई साउथ चाइना सी होते हुए। चाइना को एक मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत सेटबैक झेलना पड़ा है ये नैन्सी पेलोसी को विजिट को लेकर। इतनी हाई लेवल की विजिट होने का मतलब ये होता है कि सामने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी को आप बहुत सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका सपोर्ट भी करता भी रहा है, हथियार से, आइडियोलॉजिकली और डिप्लोमेटिकली जहाँ भी जरूरत पड़ा है।
ताइवान को सपोर्ट करता रहा है। बट प्रॉब्लम है कि अभी लाइफ हायर ड्रिल कर रहा है चाइना। नैन्सी पेलोसी के विजिट के चक्कर में लाइफ हायर ड्रिल कर रहा है चारों तरफ से ताइवान को घेर करके। हालांकि उन्होंने ताइवान पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बट आप एयर ब्लॉकेट कर देते हैं, पूरा ट्रेड ब्लॉकेट कर देते हैं और पूरा रूट अगर आप कर देते हैं तो ऑलमोस्ट वो एक माना जाता है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा ताइवान पे। सो ये स्थिति है अभी। लेकिन क्या इसमें अगर हम बात करें तो क्या चाइना वाकई ताइवान को कब्जाने की कोशिश में ताइवान को अपना सकता है, कब्जा सकता है? सो इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहली बात कि अगर ताइवान पर अटैक होता है, ताइवान गिरता है, चाइना कब्जे में जाता है, तो दुनिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है दुनिया की सबसे ज़्यादा, वो ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर और चिप्स सप्लाई होते हैं वो ताइवान करता है। सो उसकी एक कंपनी है TSMC, ताइवान सुपर कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो वर्ल्ड 60% वो आई मीन उसके पास क्षमता है कि वो सप्लाई करती है दुनिया की चिप्स। और आपको पता है कि चिप्स हमारी जो इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ जो भी आप कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप कुछ भी ले लें, मोबाइल ले लें, या फिर आप लैपटॉप ले लें, या फिर कुछ भी ले लें, आज के डेट में हर चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरे हुए हैं, हर चीज़ स्मार्ट डिवाइस है। सो आप बिना इलेक्ट्रॉनिक्स से, बिना चिप के सोच भी नहीं सकते इनका स्मार्ट होने की। सो आप सिर से पैर तक मैं बोलूँ कि आज के डेट में हर चीज़ चिप से घिरी हुई है। और सोचिए कि अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग, अगर ताइवान पर अटैक होता है तो चिप मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से हैम्पर हो जाएगी और दुनिया को एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़, हर चीज़ जिसमें चिप लगती है उसका दाम ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। अभी कोविड के टाइम पे अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था चिप का, तो आपने देखा कि कई जो कार हैं उनकी डिलीवरी रुक गई थी, क्योंकि हर चीज़ की डिलीवरी रुक जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली चिप के बगैर आप कैसे स्मार्ट बनाओगे? मैकेनिकल चीज़ों को कितना ही स्मार्ट बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। सो दुनिया की 60% सप्लाई करने वाली कंपनी चाइना में ही है, सॉरी ताइवान में ही है। और अगर उस पर अटैक होता है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सेट होगा। इसलिए दुनिया चाहती भी कि ताइवान को कुछ ना हो। और ताइवान दूसरा कि अगर कब्जा कर भी ले चाइना तो भी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी स्किल्ड वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होती है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, जो इतनी जल्दी अगर चाइना कैप्चर कर भी लेता है तो वो इतनी जल्दी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और वापस से सप्लाई शुरू नहीं कर सकता है। और ग्लोबल जब से ये कोरोना फैला है चाइना की वजह से, तब से पूरी दुनिया वैसे ही चाइना से खफा है। और किसी भी तरह के सप्लाई चेन से जो चाइना ने किया, उसकी वजह से किसी भी तरह का सप्लाई चेन से नहीं चाहती ग्लोबल सप्लाई चेन में कि दुनिया चाइना इन्वॉल्व हो इसमें, क्योंकि वो कभी भी अपनी मर्जी से, उनका कुछ इनका ओपेक सिस्टम रहता है, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करते नहीं, बताते हैं नहीं, और मन मर्जी करने लगते हैं। और स्पाइंग वगैरह के उनके केसेस उन पर ऑलरेडी हैं कि किसी भी चिप मैन्युफैक्चरिंग या टेलीकॉम उनकी हवाई कंपनी है, ऑलरेडी स्पाइंग के चार्जेस उस पर लग चुके हैं। सो अब दुनिया नहीं चाहती कि ग्लोबल सप्लाई चेन में और चिप जैसे इतनी क्रिटिकल कंपोनेंट में ये चाइना का एक अधिकार और चाइना कब्जा करे और वापस से चीज़ें, तो दुनिया नहीं चाहती इस चीज़ को, ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना को आने के लिए। आप समझ सकते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, सारी दुनिया की पैनासोनिक बड़ा से बड़ी कंपनी है, सब जो ताइवानीज कंपनी है TSMC, इसके सब क्लाइंट है, सब इससे चिप मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो कितना बड़ा दुनिया पे असर होगा चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। सो ये एक, अगर ताइवान पे अटैक होता तो ये दुनिया को सबसे पहली चीज़ जो झेलनी पड़ेगी, और दुनिया नहीं चाहती, इसलिए ये रसिया और यूक्रेन जैसा युद्ध नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि रसिया यूक्रेन इतने चीज़ें दुनिया को सप्लाई नहीं करते थे तो दुनिया को इतना असर नहीं पड़ा। क्योंकि बट ताइवान को अगर कुछ होता है तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, और कोई भी देश नहीं चाहता कि ताइवान चाइना के कब्जे में जाए। दूसरी बात करें तो कि अगर चाइना अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा, ताइवान अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा चाइना से? जैसे मिलिट्री वाइज कंपेरिजन करें तो आपको पता है कि ऑब्वियसली ताइवान ने अपनी मिलिट्री उसने बनाई तो है, उनके पास ऑलमोस्ट चाइना कंपेरिजन में तो ऑब्वियसली इट्स वेरी लो है, क्योंकि चाइना का बजट ऑलमोस्ट $250 बिलियन डिफेंस बजट है, जहाँ पे कि वहीं अभी अभी बढ़ा करके ताइवान ने करीब $15-16 बिलियन उसका डिफेंस बजट है, तो बहुत कम है उसके कंपेरिजन में, चाइना कंपेरिजन में ऑब्वियसली। और होगा भी, क्योंकि चाइना इतना बड़ा है, इतना वास्ट है,
मेनलैंड चाइना। सो उसको अपने बॉर्डर को रक्षा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है इतने इक्विपमेंट्स और मैन पावर चाहिए। ताइवान को ज़रूरत ही क्या है, ताइवान तो छोटा सा कंट्री है। सो बट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ताइवान ने जो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है वो काफ़ी सोच समझ के किया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कोई, जैसे आप देखें तो 2 लाख करीब उनके एक्टिव सोल्जर है ताइवान के, बट ऐसा नहीं है, उनके पास रिजर्व में ऑलमोस्ट 13-14-15 लाख सोल्जर्स हैं। चाइना के पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। ऑब्वियसली उसका बॉर्डर भी बहुत बड़ा है, तो उसको आदमी भी चाहिए उसको गार्ड करने के लिए। अगर टैंक और ये एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो चाइना वे हेड है कंपेरिजन टू ताइवान। और ताइवान को करना भी नहीं चाहिए, ताइवान ने एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो करके करेगा क्या, क्योंकि उससे तो उसकी कुछ इतना डिफेंस तो हो नहीं पाएगा उससे। तो उसने सोचा कि वो ऑफेंसिव नहीं हो सकता, तो उसको डिफेंसिव होना है, अपने आप को बचाना है अपने अस्तित्व को अगर चाइना अटैक करता है तो उसके लिए उसने ऑलरेडी उसके पास उसने मैन पैड्स जो हेलीकॉप्टर को मारने के लिए, हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए जो एक आदमी हैंडल कर सकता है ऐसा इक्विपमेंट, मैन पैड्स जो रॉकेट फायर कर सकता है, वो उसने बड़ी मात्रा में परचेज कर रखे हैं। या फिर रॉकेट्स जो किसी टैंक्स को, हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा सकते हैं, जैसे स्ट्रिंगर मिसाइल्स इसके पास बहुत सारी हैं। तो ये सब चीज़ें उसने, अगर अमेरिका चाहे तो उसको थर्ड सिस्टम दे सकता है, जो टर्मिनल एल्टीट्यूड जो डिफेंस सिस्टम है, हाई टर्मिनल एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम्स, जो किसी भी एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकता है, काफ़ी बैटल टेस्टेड है। सो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को, जो अगर ताइवान पर अटैक होता है तो ताइवान ने मैन पैड्स और स्ट्रिंगर मिसाइल से हेलीकॉप्टर और टैंक्स को मार सकता है, टैंक्स को गिरा सकता है, अगर एम्फीबियन टैंक्स चाइना के पहुंच भी जाते हैं तो पार करके। इसके अलावा चाइना ने ताइवान ने स्पेशली काम किया है माइंस पे, माइंस लेइंग पे। उसने ऐसे ऐसे पनडुब्बी और जहाज बना रखे हैं जो माइंस लेइंग, मतलब दुनिया में उसने बहुत रिसर्च किया माइंस पे, तो उसने अपने आसपास की सारी जगहों को, सीशोर को और समुद्र के किनारे को और समुद्र के कई मील तक उन्होंने माइंस डालने की बहुत अच्छी वो कर रखी है, मतलब विद इन सेकेंड्स वो माइंस डाल सकते हैं। और चाइना की कोई भी बड़ी से बड़ी फ्रिगेट्स या फिर डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाकर अप्रोच करती है ताइवान को, तो वो माइंस कहाँ है, कब फटेंगे समुद्र में, किसी को नहीं पता। सो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए बहुत बेहतरीन किया। और अगर वो किसी तरह पहुँच भी गए, और अगर ताइवान में पहुंच भी गए आइलैंड पे, तो उन्होंने इतने माइंस बीचेज इस पे बिछा रखे हैं कि मतलब नुकसान इतना ज़्यादा होगा चाइना को कि चाइना सोच भी नहीं सकता है। सो चाइना ने एक स्ट्रेटजी अपना रखी है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं पर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। पर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी उसका नाम है। और उसमें होता क्या है कि जैसे पर्क्यूपाइन हमारे यहाँ एक बर्ड है जिसको साहिल बोलते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे देसी भाषा में। तो साहिल पक्षी होता है, उसका क्या होता है कि उसमें कांटेदार ऐसे पूरी उसकी बॉडी में कांटे कांटे निकले होते हैं और काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से कांटे होते हैं। मतलब आप अगर जैसे बड़ा से बड़ा जानवर भी अगर उसको कोई शिकार भी करना चाहता है तो शिकार करके उसको मारना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस जबड़े में कांट फंसेगी या फिर वो कांट सूट भी कर सकता है वो। सो नुकसान जो जानवर उसको खाएगा उसको मजबूरी में खाना पड़ेगा, और खाएगा भी तो उसको नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो खाने के पहले 50 बार सोचेगा उस साहिल को। तो वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तो सेम ताइवान भी कर रखा है, उसने भी अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए पर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी अपना रखी है। वो उसको पता है कि वो चाइना से ऑफेंसिव में तो नहीं रह सकता, तो डिफेंसिव में उसने, अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश भी की ज़बरदस्ती अपने पूरे फोर्स का यूज करके, तो उसका नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो 10, 20, 30 साल पीछे चला जाएगा कभी। तो इसलिए उसको सोचने पे मजबूर कर देगा कि वाकई हमें ये काम करना है, ताइवान पे अटैक करना है, ताइवान को कब्जाना है या नहीं कब्जाना है। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने, बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे लगता है, और ये होना भी चाहिए। और दूसरा कि सिर्फ ताइवान पर अटैक करने के बाद चाइना सिर्फ ये जो लॉसेस झेलेगा वो ताइवान के साइड से, जो उसके लाखों सोल्जर मरेंगे और उसके मिलिट्री एसेट्स बर्बाद होंगे और उसकी इकोनॉमी बर्बाद होगी, वो सारी बात के अलावा भी उस ताइवान पर अगर अटैक करता है तो दुनिया एक बेफिटिक रिप्लाई देगी, क्योंकि हर जगह से उसको सैंक्शन लगेंगे, तो आर्थिक नुकसान भी उसका बहुत ज़्यादा होगा। सो इस चीज़ का भी चाइना ध्यान रखेगा अगर वो अटैक करता है। तो अभी तो वो लाइव फायर ड्रिल कर रहा है ताइवान को घेर करके। सो ताइवान को जस्ट दिखाना चाहता है, मसल पावर, मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अटैक करेगा अभी ताइवान पे। इतना आसान नहीं है ताइवान पे अटैक करना। और मुझे लगा भारत की अगर स्ट्रेटजी है तो भारत इस समय एटलीस्ट ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो जो लद्दाख बॉर्डर है या अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर है उधर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए इंडिया को भी, क्योंकि हम उसको ऐसे फ्री हैंड नहीं दे सकते कि वो ताइवान को कब्जा ले। ताइवान को अगर हम उसको फ्री हैंड देते हैं और कुछ नहीं करते हैं और ताइवान को अगर कब्जा लेता है
तो कल को फिर वो इंडिया फिर ताइवान के साइड से फ्री हो जाएगा, फिर इंडिया और ऐसे हमारे बॉर्डर्स पे वो ज़्यादा एग्रेशन शो करेगा। सो हमें ज़रूरत है कि अभी हमें उसको डिस्टेबलाइज करने की और उसको एक मैसेज देने का कि नहीं, ये मतलब हम आपको ये होने नहीं देंगे और ये साथ में नहीं है हम आपके बिल्कुल भी, ये चीज़ का हम समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। तो और मतलब क्या स्ट्रेट के साइड में इंडियन नेवी को एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, और ऊपर भी जैसे मैंने कहा लद्दाख और इन सब चीज़ों में एक्सरसाइज, और नहीं तो एटलीस्ट मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर देना चाहिए कि अपना उसको फोर्स मोबिलाइजेशन करना पड़े, और उसको क्योंकि फोर्स मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आर्टिलरी इक्विपमेंट्स ये सब मोबिलाइज करना पड़ता है जब आप किसी देश पे अटैक करना है, किसी देश पे एग्रेशन दिखाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा समझ में आएगा कि नहीं, इंडिया बॉर्डर में इंडिया में अपना फ्रंट खोल सकता है, और जरूरत पड़ेगी तो चलो अगर ताइवान पे अटैक कर देगा तो सारे मोबिलाइजेशन, सारे आर्टिलरी और सारे फोर्स तो उसने उधर तैनात अगर करता है वो, तो उस समय पर जरूरत भी है कि हम क्यों ना आगे घुस करके हम अपना एक्साइज छीनें, और या फिर हम अपना जो जितना भी गया हुआ है हम वही कब्जा करें, वही लें, क्यों जरूरत क्यों नहीं है, हम उसे क्यों फ्री हैंड छोड़ देंगे ताइवान को कब्जा करने के लिए। सो मुझे लगता है कि इंडिया को एक 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 कड़ा पोस्टर दिखाने की जरूरत है, एक इंडिया को इंडिया को अपनी चाइना को दिखाने की जरूरत है मसल फ्लेक्सिंग करके कि नहीं, तुम टेक इट फॉर ग्रांटेड चीज़ों को नहीं ले सकते। सो मेरा अपना ओपिनियन है, ऑब्वियस ही बात है कि अभी इस जो चाइना अप्लाई फायर ड्रिल कर रहा है इसमें पाकिस्तान और रसिया ने उसका समर्थन किया है। रसिया के समर्थन करने का बनता है क्योंकि रसिया के कुछ डिपेंडेंस है चाइना पे, जैसे ऑयल बहुत परचेज करता है, और भी अमेरिका की दोनों की पॉलिसी चाइना पर रसिया की एक ही रही है, तो दोनों ही पॉलिसी पे कोहेरेंट रहते हैं अमेरिका को लेकर के। सो इसलिए अब चाइना रसिया सपोर्ट कर रहा है चाइना का, ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि उसे कुछ बस जस्ट अपने फ़ायदे के लिए सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, रसिया का भी अपना इंटरेस्ट है जो चाइना का सपोर्ट कर रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो आपको सबको पता है कि 8-10 बिलियन डॉलर उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, और 250 बिलियन डॉलर तो उसने कर्जा ही ले रखा है। तो वो मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, वो उसका बोलना ना बोलना बराबर है, वो रहमो कर्म पे ही जिंदा है चाइना के, उसका बाप है, दादा है, सब कुछ चाइना ही है, तो वो तो बोलेगा ही, उसकी रखेल है तो बोलना उसका बनता भी है, चाइना की रखेल है तो। सो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बात का कोई सुनता भी नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल अटैक करेगा चाइना ताइवान पे। आपका क्या ओपिनियन है, और भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए इस केस में, इस सिचुएशन पे क्या हमें ताइवान के साथ देना चाहिए, और कैसे देना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए? सो आप ज़रूर कमेंट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।